आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। आज हम जापान के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की नदियों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जापान के अपवाह तंत्र का परिचय, यानी कि जापान की जो नदियाँ हैं उनकी सामान्य विशेषताएँ क्या हैं। सबसे पहली बात, जापान का जो मध्यवर्ती भाग है, जैसा आपको बताया पर्वतीय प्रकार का है ये बीच का पार्ट, तो इस पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर बहती है, तो उन्हें बहुत कम जो है बहाव क्षेत्र मिल रहा है, जिसकी वजह से इन नदियों की जो लंबाई जो है वो क्या होगी, कम होगी। किंतु ये पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही है, इसलिए इनकी जो पर्वतों से और तीव्र ढाल से बहते हुए आ रही है, इसलिए इन नदियों की गति अधिक है। तो पहली विशेषता क्या है, जापान की जो रिवर्स हैं वो छोटी हैं, कम लंबी है, लेकिन द्रुतगामी है, तीव्रता से बहने वाली है। और मध्यवर्ती, जापान का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय क्षेत्र है, पिछले वीडियो में हमने जाना है। तो इस मध्यवर्ती पहाड़ियों से निकलकर प्रपात बनाती हुई, यानी कि तीव्र ढाल से बहते हुए, खड़े ढालों से बहते हुए संकीर्ण मैदानों तक पहुंचती है और यहाँ से सागर तक गिरती हैं। इन नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं और इन बांध की वजह से और जल विद्युत उत्पादन किया गया है, और यही जल विद्युत उत्पादन जो है वो जापान के औद्योगिक विकास का एक बड़ा कारण है। जैसा बताया, अधिकांश नदियाँ का जो प्रवाह है, ज़्यादातर प्रवाह वो पर्वतों पठारों पर है, पर्वतों पहाड़ियों पर है, और जिसकी वजह से ये नदियाँ जो है तीव्रता से बहने वाली नदियाँ हैं। उद्गम क्षेत्र क्या है, जो मध्यवर्ती जो आंतरिक पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से ये नदियों का उद्गम होता है। नेक्स्ट, जापान की जो नदियाँ हैं ये पर्वतीय भागों से बहकर आ रही हैं और अपने साथ जो जलोढ़क लेके आती है, अवसाद लेकर आती है, तलचट लेके आती है, वो मुहानों पर लाकर उसको जमा कर देती है, एकत्र कर देती है, जिसकी वजह से मुहानों के समीप, यानी कि जो समुद्र तटीय मैदान और जहाँ नदी गिरती है समुद्र में, उसके समीप भी ये नदियाँ नौका वहन योग्य नहीं है, नाव चलाने के योग्य नहीं है। ठीक है, और नौका वहन नहीं हो रहा है तो वह जो एक आंतरिक जल परिवहन की सुविधा है वह नहीं मिल रही, तो व्यापार की दृष्टि से भी वो आंतरिक जल परिवहन नहीं होना व्यापार के लिए भी उपयुक्त नहीं है। लेकिन इसकी कमी जो पूरी होती है वो हो रही है जापान की लंबी समुद्री तट रेखा से, समुद्र तटीय सीमा से और लंबी कटान युक्त तट रेखा से। जापान की जो तट रेखा है वो 27,350 किलोमीटर लंबी है। औसतन जापान के 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबी तट रेखा प्राप्त होती है। और ये तट रेखा कैसी है, कटान युक्त है, खाइया युक्त है, जो बंदरगाह निर्माण के लिए, बंदरगाहों के लिए अनुकूल है। और इसी वजह से कई बंदरगाह यहाँ विकसित हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जापान के लिए जो है एक बड़ा विकास का कारण है। और ये जो तट रेखा है ये भी आप देखिए, इधर ये जो जापान सागर की तरफ है, इधर ये सपाट है, यानी कि इधर यहाँ अधिक अनुकूल बंदरगाह नहीं है। ये जो प्रशांत महासागर की जो तट रेखा है इधर वाली, ये अधिक जो है कटी फटी हैं और वह बंदरगाह निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। और इसी वजह से जो ये लंबी समुद्री तट रेखा है, इसी वजह से यहाँ पर जलयान निर्माण उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है जापान में पर्याप्त विकसित हुआ है। और जापान के जो दक्षिणी होन्शु और जो पश्चिमी क्यूशू आइलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मछुआरों की बस्तियाँ हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको जापान की नदियों का परिचय, साथ ही साथ समुद्री जो तट रेखा, जापान की एक लंबी समुद्र तट रेखा, उसका भी एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया है। अब हम बात कर रहे हैं जापान के अपवाह प्रकार की, यानी कि हम पढ़ने का क्या आधार ले रहे हैं, तो हम आधार ले रहे हैं नदियों का समुद्र में जल विसर्जन, यानी कि नदियों को समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर हम दो भागों में बांट रहे हैं। ये जापान का क्षेत्र और ये जापान की जितना भी ये जो द्वीपीय भाग हैं, इसको अपन ने एक रेखा में ड्रॉ कर लिया। अब इसके पश्चिम में ये जो पार्ट है वो है जापान सागर, जापान सी है, और इसके पूर्व में यह जो क्षेत्र है वो है प्रशांत महासागर। इनके कुछ उपभाग हो सकते हैं, खाड़ियाँ, कुछ उपसागर, लेकिन ब्रॉडली कहें मोटे तौर पर तो जापान के पश्चिम में जापान सागर और पूर्व की तरफ जो है वो प्रशांत महासागर। हम इसी आधार पे जल विसर्जन के आधार नदियों को दो वर्ग में बांट रहे हैं। एक जापान से निकलकर, जापान के उच्च पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर जापान सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, और दूसरा इसी मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश से निकलकर पूर्व की ओर बहकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी। इस आधार पर हमने इसको दो वर्ग में ले लेंगे, जापान सागर का प्रवाह और प्रशांत
महासागरीय प्रवाह। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का जो अफवाह तंत्र यानी नदियाँ जो प्रशांत महासागर में या उसके किसी उपभाग में गिर रही है, उनमें प्रमुख नदियाँ हैं कीताकामी, योशिनो, टोन, कीसो, अराकावा, फ्यूजी, ओहई, टोकाची। ठीक है, इसको एक मानचित्र पर भी अपन देखेंगे। और जापान सागर की ओर जो अफवाह तंत्र है उसमें जो प्रमुख नदियाँ उसमें शिनानो, इशिकारी, शिमांटो, मोगामी, सिरिबेत्सु, ये जापान सागर में गिरने वाली नदियाँ। ये मानचित्र पर भी अपन देख सकते हैं। जैसे इशिकारी नदी ये जापान सागर की ओर जा रही है, शिनानो रिवर जापान सागर की ओर है, मोगाम्बी जो नदी है जापान सागर की ओर बह रही है, ये कीसो रिवर तो इधर पैसिफिक ओशन की ओर आ रही है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र के माध्यम से भी अपन और देख सकते हैं कि नदियाँ जो जापान सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं और प्रशांत महासागर की ओर गिरने वाली नदियाँ कौन। जैसे टोकाची नदी प्रशांत महासागर की ओर आ रही है, ये कीताकामी नदी प्रशांत महासागर की ओर आ रही है, टोन नदी प्रशांत महासागर की ओर है, अराकावा नदी प्रशांत महासागर की ओर है। तो इस प्रकार से ये दो भाग में हमने नदियों को बांटा है, प्रशांत महासागर की अफवाह तंत्र और जापान सागर का प्रवाह तंत्र। ठीक है, नदियाँ प्रशांत महासागर की ओर की रिवर्स ये सारी और जापान सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ। अब कुछ प्रमुख जो नदियाँ हैं उनको हम देखते हैं। इसमें से सबसे पहले जापान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले एक नदी है शिनानो नदी, शिनानो रिवर। यह जो शिनानो रिवर इसके ऊपरी भाग में चिकुमा नदी कहा जाता है। यह जापान की सबसे लंबी नदी है। शिनानो जापान की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो शिनानो रिवर है। इसकी लंबाई कितनी है 369 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये जापान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट नहीं, सबसे बड़ी नहीं है। नदी जो है बड़ी के आधार पर अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई में सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है माउंट कोबुशी घाटी से, जो जापानी आल्प्स पर्वत जो हिदा पर्वत जिसे जापानी आल्प्स कहते हैं, नगानो प्रांत से ये नदी निकलती है। और कहाँ गिरती है तो ये नदी कैसी नदी हो जाएगी, वेस्टवर्ड है, पश्चिम की ओर अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहकर जापान सी में गिरती है। ये शिनानो रिवर है, इस प्रकार से ये बता रखी है शिनानो रिवर जो पश्चिम की ओर बह रही है और जापान सागर की में जाकर गिर रही है। शिनानो के बाद अगली एक इम्पोर्टेंट रिवर है टोन नदी। ठीक है, टोन नदी हमने पिछले भौतिक विभाग के अंतर्गत ही पढ़ा। जो क्वांतो मैदान है वो इसी टोन नदी के द्वारा बना हुआ है, निर्मित है। उसके द्वारा टोन नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेप से बना है। यह शिनानो के बाद जापान की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो टोन नदी है। यह नदी माउंट मिनकामी से निकलती है। इसकी लंबाई 322 किलोमीटर 369 किलोमीटर लंबी नदी, जबकि टोन नदी 322 किलोमीटर लंबी है। और शिनानो रिवर जापान सागर में गिरती है, जबकि टोन नदी जो है वो प्रशांत महासागर में गिरती है। और लेकिन टोन नदी क्या है, वह तीसरी सबसे बड़ी नदी। लेकिन जापान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र अफवाह क्षेत्र बनाने वाली नदी कौन सी है जापान की तो टोन नदी सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ जापान कौन सी रिवर होगी तो टोन नदी। 16,840 वर्ग किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। कई बांध बनाए गए हैं। टोक्यो नगर को जलापूर्ति इसी टोन नदी से होती है। और जो टोक्यो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इसी टोन नदी के किनारे सिचुएटेड है, बसा हुआ है टोक्यो शहर। टोन नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, बट लार्जेस्ट रिवर है, जापान की सबसे बड़ी नदी है। अफवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है टोन नदी। ठीक है, यह टोन नदी को अगर अपन मानचित्र पर देखें तो ये टोन नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये टोन नदी। और किधर गिर रही है ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर जैसे बहकर प्रशांत महासागर में इसका प्रवाह है। प्रशांत महासागर में गिर रही है टोन रिवर। नेक्स्ट इशिकारी नदी। ये जो इशिकारी रिवर है यह जापान की तीसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जापान की इशिकारी रिवर। इसकी लंबाई 268 किलोमीटर है, प्रवाह क्षेत्र 14,330 वर्ग किलोमीटर है। और ये किस आइलैंड पर बहती है? होक्काइडो आइलैंड पर, जो सबसे उत्तरी द्वीप है जापान का, होक्काइडो द्वीप पर यह नदी बहती है। और इसका उद्गम भी माउंट इशिकारी नामक पर्वत से, पहाड़ी से होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट नदियाँ, कीसो नदी जो है नोबी मैदान का निर्माण करती हैं, और यह इस नदी को जापान की राइन नदी कहते हैं, जल प्रवाह के लिए अनुकूल होने के कारण। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, सर्वाधिक जो है आंतरिक परिवहन में सबसे उपयोगी नदी है। वैसे ही जापान में कीसो नदी का ये उपयोग है, इसलिए इसे जापान की राइन नदी कहते हैं। फिर क्यूशू आइलैंड, जैसे इशिकारी जो है वो होक्काइडो आइलैंड पे सबसे लंबी बड़ी नदी हो गई है, वैसे ही अपने होन्शु द्वीप पर शिनानो और टोन रिवर हमने पढ़ी। वैसे क्यूशू आइलैंड की जो सबसे लंबी नदी कौन सी? तो चिकुगो नदी। कौन सी नदी है? चिकुगो। और शिकागो आइलैंड की सबसे लंबी नदी तो है शिमांटो, और सबसे जो बड़ी नदी है वो है योशिनो। लंबी बड़ी नदी, लंबी का मतलब लंबाई उद्गम से लेकर समुद्र में गिरने तक कितने किलोमीटर बह रही है। और बड़ी नदी का मतलब है उस नदी में सहायक नदियाँ जो आकर, जैसे एक रिवर है, अब इस नदी में ये कोई सहायक नदी आई, ये एक और सहायक नदी आई, ये फिर सहायक की कोई सहायक नदी है, ठीक है। फिर इस प्रकार से ये जो पूरा ड्रेनेज बन रहा है, ये पूरा जो क्षेत्र बनेगा वो क्या कहलाता है? अफवाह क्षेत्र। तो अफवाह क्षेत्र के अनुसार नदी बड़ी कहेंगे। और केवल एक नदी अपने उद्गम से समुद्र गिरने तक कितने किलोमीटर बह रही, तो वो होगी लंबी नदी। तो शिमांटो जो है वो सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रवाह क्षेत्र अन्य नदियाँ का एक बड़ा अफवाह क्षेत्र किस नदी का बन रहा है? शिकागो आइलैंड के संदर्भ में योशिनो रिवर का बनता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख नदियां हमने देखी हैं, शिनानो नदी, टोन नदी, इशिकारी नदी, कीसो, चिकुगो, शिमांटो, योशिना। और मानचित्र पर भी आप और भी कुछ प्रमुख नदियां, जैसे ये इशिकारी नदी है, ये टोकाची नदी है, ये शिनानो नदी हमने पढ़ी है, किताकामी रिवर है, टोन नदी अभी हमने पढ़ी है, फूजी नदी है, इधर हमारी जो इस क्यूशू आइलैंड पे चिकुगो नदी है। तो ये और भी कुछ रिवर्स इस पे और ड्रॉ कर रखी हैं, तो आप इन दो मानचित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इन रिवर्स को एक बार पुनः आप और देख सकते हैं। एक और पार्ट हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करेंगे जापान की झीलों के बारे में। जापान में कई विवर्तनिकी और ज्वालामुखी निर्मित झीलें पाई जाती हैं, और ये झीलें जो है पर्यटन की दृष्टि से पेयजल, औद्योगिक जलापूर्ति, जल परिवहन, मत्स्याखेट आदि के लिए उपयोगी हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो होन्शु आइलैंड पर है, सर्वाधिक झीलें। और पर्वतों के बीच अनेक झीलें पाई जाती है होन्शु आइलैंड में, अंतरा पर्वतीय झीलें कह सकते हैं पर्वतों के बीच। इनमें जो सबसे बड़ी जो झील है जापान की, वो पिछले भौतिक विभाग के टॉपिक में भी बात हुई है, या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीवा नामक जो झील है, बीवा जो है वो जापान की सबसे बड़ी झील है। क्या नाम है झील का? बीवा। और अन्य जो झीलें वो है कुसुमा, सरोमा, नाको, शिंजी, ये जापान के अन्य प्रमुख झीलें हैं। थैंक्स। आज हमने जापान की ये रिवर्स के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। आप पुनः देख के स्लाइड्स को जो है नोट्स भी आप इसके बना सकते हैं, नोट्स भी उपयोगी नोट्स भी आप लिख सकते हैं। अगले किसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट आपसे फिर से रूबरू होंगे। पुनः आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।